Check. चलो। नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोई उन्हें फैमिली मैन कहता है तो कोई कहता है एक बंदा ही काफ़ी है। मनोज वाजपेयी सर और साथ में देवाशीष मुखर्जी सर, आपकी फिल्म जल्दी रिलीज हो रही है। वकीजा सर, काश ये मुखर्जी होते हैं कलकत्ता की। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। फिल्म कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में दिखाई गई है और अब सिनेमा हॉल पर रिलीज हो रही है। सर इस फिल्म के बारे में सर बताएं, बड़ा इंटेंस किरदार लग रहा है, मैंने ट्रेलर देखा। बताएं उनके बारे में सर इंटेंस किरदार नहीं किरदार के बारे में बताना आप। एक आदिवासी की कहानी है जी सर। जो बहुत कुछ छोड़कर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे माइग्रेंट लेबर का काम कर रहा है मुंबई में, और एक हादसा होता है और वो अपनी 3 महीने की बच्ची को लेकर भागते हैं वापस झारखंड, जहाँ से वो कई साल पहले आए थे। और उस भागने में धीरे धीरे उनकी बैक स्टोरी रिवील होती है। चेज थ्रिलर है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मेरा किरदार जो है उसका नाम है दसरू। वो एक माइग्रेंट लेबर है और वो एक ऐसा आदमी है जो अपने परिवार में अपने पत्नी के पीछे रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि सारे जो बड़े निर्णय हैं पत्नी ले, वो सिर्फ उसके पीछे उसका पालन करे और जो परिवार की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उसको उसका निर्वाह करे। ऐसा आदमी है, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन में ज़्यादा कुछ बोलने या ज़्यादा कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ अपना काम करना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, उसके अलावा उसकी कोई इच्छा है नहीं। और जैसे जैसे कहानी बढ़ती है तो आप देखते हैं कि वो ये इतना शांत आदमी और जिसकी समझिए कि वो उसको बात करने में भी जिस आदमी को समस्या हो रही है, वो आदमी अपने अंदर से कितना जीवट वाला आदमी है। एक आदमी जो हर पल कभी भी हार नहीं मानने वाला आदमी है। हर पल किसी भी मुसीबत से बच के निकल लेने वाला आदमी है। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही उसका जीवन घूमता है। वो इस तरह का आदमी है, एक चुप रहने वाला शांत शर्मिला व्यक्ति है। सर आप लगातार ऐसे इंटेंस किरदारों में नजर आते हैं, फिर चाहे वो गली गुलियान कहें, भोसले कहें या फिर ये कहें, तो आप ऐसे किरदारों को ढूंढते हैं या किरदार आपको ढूंढ लेते हैं? किरदार ही ढूंढते हैं। मैं किरदारों को कहाँ से ढूंढ पाऊँगा? किरदार और निर्देशक और स्क्रिप्ट ही ढूंढते हैं मुझे। कोशिश तो मेरी रहती है कि जितने सारे अच्छे किरदार हों वो मुझ तक आएँ, लेकिन अंततः यही होता है कि घूमते फिरते किरदार जो है मेरे तक पहुंच जाता है। मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में मेरा जुड़ना रहा है इन 30 सालों में, और वो यात्रा अभी भी जारी है। सर काफ़ी अर्से बाद आपकी फिल्म बड़े पर्दे पे आ रही है, तो कितना मिस कर रहे थे बड़े पर्दे को और कितना एक्साइटेड है? देखिए, बड़े पर्दे पर इन 3 सालों में आए नहीं, 4 सालों में, इसलिए क्योंकि कोरोना था और कोई मजबूरी तो रही थी। और कोरोना में जो लास्ट फिल्म लॉकडाउन में जो खुली थी वो मेरी फिल्म थी, सूरज पे मंगलवारी, जो कि थिएटर्स में नहीं भी तो 1 साल तक रही। 1 साल तक वो रही थी क्योंकि सारे थिएटर वाले चाहते थे कि इस तरह की लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म ही उनके पास रहे, ताकि जो भी अगर देखना चाहे तो वो आ सकता है। ज़्यादातर लोग जब अपने घरों से निकलते थे, जब लॉकडाउन खुलता था, तो सूरज पे मंगलवारी पे ही जाते थे, क्योंकि लोगों का एक मुसीबत के समय से निकल के वो थिएटर तक एक कॉमेडी फिल्म देखना चाहते थे। और उस फिल्म ने काफ़ी अच्छा भी किया ZEE5 पे, बाकी सैटेलाइट पे बहुत बढ़िया किया, और 1 साल तक एग्जीबिटर्स का विश्वास उसने बनाए रखा। थिएटर में तो लोग जा ही नहीं रहे थे अभी हाल फिलहाल। अभी भी समस्या पूरी तरह से गई नहीं है।
बहुत ही कम फिल्मों के लिए, वही कोई बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होती है तो लोग जाते हैं, नहीं तो जल्दी ले जाते नहीं हैं। एक अच्छी फिल्म बीच में, एक छोटी फिल्म 12वीं फेल जो है, उसने जो है लोगों को धीरे धीरे करके खींचा है अपनी तरफ, जो कि एक अच्छा साइन है आगे आने वाले समय के लिए। तो सर जैसा आपने बताया कि बहुत लिमिटेड फिल्मों को देखने दर्शक जा रहे हैं, तो सर ये नए ट्रेंड मतलब कोविड के बाद देखा गया खासतौर पर, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका और कुछ नहीं है, वो अभी वो मन सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। अभी का समय वो है कि वो ढूंढ रहे हैं कुछ बड़ा देखने को मिले। अगर हम थिएटर में जाएं तो थिएटर में जाने के पैसे बहुत देने पड़ते हैं, तो अगर वो जाएं तो उसका पूरा पैसा उनको वसूल हो। तो इसलिए जो है एक ट्रेंड चल रहा है। अच्छी बात यह है कि कम से कम वो दर्शक जा तो रहा है थिएटर तक, और अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री में पैसा तो आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा लम्हा गुजर गया जब थिएटर्स बंद थे और बहुत सारे सिंगल थिएटर भी बंद होने लग गए थे या बंद पड़ गए, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि दर्शक आने शुरू हो रहे हैं, भले ही धीरे सही, लेकिन आने शुरू हो रहे हैं, भले ही सिर्फ एक्शन फिल्मों के लिए कम से कम आ तो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। सर लोगों की फिल्में तो सिनेमा से OTT पे जाती हैं, लेकिन आपकी फिल्म के लिए एक अनोखा रिकॉर्ड है कि वो OTT से सिनेमा पे गई। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, बड़ी ऐतिहासिक फिल्म रही है मेरे करियर की। एक अच्छी फिल्म एक अच्छे टॉपिक पे बात करती है, माइनर सेफ्टी की बात करती है, और इस तरह की फिल्म अगर सफल होती है और इतना बड़ा इतिहास रचती है जैसा कि आप कह रहे थे, तो इससे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होती जितनी मुझे खुशी हुई थी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, एक बड़ी बजट की फिल्म है जी, एक बहुत ही मीडियम या उससे भी नीचे की बजट की फिल्म थी, और उसने इस तरह का इतिहास रचा। ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और एक साहस देता है उस तरह की फिल्मों को। और मैं चाहता हूँ कि जोरम भी जो है लोगों के दिल में वो जगह बनाए अपनी कहानी, क्योंकि एक महान फिल्म है जोरम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी जो है 8-9 फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है, मामी में भी दिखाई जा चुकी है। तो जितने दर्शकों ने देखा है उन्होंने बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं और बहुत सारे रिव्यूज़ आ चुके हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक भी माइनस रिव्यू नहीं आ चुकी इस फिल्म का, जो अपने आप में एक बड़ी कमाल की घटना है। और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एक सिंगल कट में दिया और UA सर्टिफिकेट, मतलब कि परिवार जो है अपने बच्चे के साथ में, अपने पूरे सदस्य के साथ में कोई भी जाकर के इस फिल्म को देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो CBFC ने दिया है जोरम को सर्टिफिकेट देने के बाद। देवाशीष सर, ये मनोज सर के साथ आपकी तीसरी लगातार प्रोजेक्ट है, तो सर आपने भोसले जैसा किरदार दिया था सर को, और उसके बाद अब ये वाली फिल्म है, तो सर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये जो आप पूछ रहे थे ना मनोज सर से कि क्या आप ऐसी स्क्रिप्ट को ढूंढने निकलते हो कि ऐसी स्क्रिप्ट आपको ढूंढती है, जैसे ही मनोज सर ऐसी फिल्म पे आते हैं तो भोसले मैं एक चीज़ कहूँगा, इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है कि जो ड्राफ्ट मैंने पहली बार लिखी थी 2011 में, उसके 3 साल बाद मनोज सर पहली बार मुझसे मिले, उसमें भोसले के 48 लाइन थे डायलॉग के, आप फाइनली फिल्म में 11 लाइन, जिनमें से कई सारी लाइनें भी नहीं है, वो एक शब्द है। तो जिस स्ट्रेंथ ये लाते हैं साइलेंसेस में, उससे स्क्रिप्ट भी मेरी रीशेप होने लगती है। और उन कई सालों के दौरान, जैसे 2014 में हम भोसले के लिए मिले, फिर भोसले एक्चुअली बनी 2017 में, रिलीज़ हुई 2020 में, जोरम इन्होंने पढ़ी थी 2016 में, हमको प्रोड्यूसर मिले 2021 में, 2023 में आ गई। तो उन सारे सालों में हम कई बार बात करते रहते हैं, मेरी स्क्रिप्ट रीशेप हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे एक्टर हैं जो स्क्रिप्ट को रीशेप करने पे मजबूर कर देते हैं राइटर डायरेक्टर, क्योंकि हमारे पास इस तरह का प्रेजेंस है तो मुझे डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ है जो मैंने मेरी सिनेमैटिक जर्नी जो है वो शेप हुई है इनके आने से। तो तांडव, भोसले और जोरम ऑलमोस्ट साइलेंट परफॉर्मेंस है तीनों में। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट लिखता था, मैं ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, बट अब मैं ऐसी स्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि साइलेंसेस के साथ आप कितना खेल सकते हैं।
मुझे याद है सर, जब आपने गली गुलियान के समय आपने बताया था कि मैं किरदार में इतना ज़्यादा खो जाता हूँ, तो काफ़ी क्योंकि इंटेंस किरदार सर, आप इसमें महारत हासिल है, इसके लिए सर बताइए। थैंक यू जी। तो सर जैसे आपने बताया है कि पीछे OTT पे ही लगातार आपके प्रोजेक्ट्स रहे, और तो सर आपके सबके रहे, जी सिर्फ जी मेरे जी नहीं रहे। जी जी सबके रहे। तो सर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इससे आपको घर घर तक पहुंचने में, अपने फैंस तक और नज़दीक पहुंचने में कामयाबी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब हम रंगमंच करते थे तो उसके बाद हम 10 साल थिएटर करने के बाद जब सिनेमा करने गए तो हमें लगा कि रंगमंच तो एक्टर का मीडियम है, लेकिन उस सिनेमा का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, उसकी शक्ति है कि आप जो है शहर गांव तक पहुंच जाते हैं, है ना, जहाँ भी फिल्म रिलीज हो। लेकिन OTT उससे भी आगे बढ़ गया। OTT एक ही समय जब आप रिलीज करते हो, कम से कम नहीं तो अब सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, एक आदमी में उदाहरण दूँ, मतलब एक दिन में हमें पता चलना शुरू हो गया OTT प्लेटफॉर्म से कि हम कई लाखों लाख करोड़ घर में अचानक पहुंच गए, और लोगों ने सर आंखों पे उस फिल्म को उठा लिया। और आज आलम यह है कि जितने लोगों ने इस हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड जितने दर्शकों ने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है देखी है, या साइलेंस वन देखी है, अगर उसका पैसे से हिसाब अगर लगाएं तो हज़ारों करोड़ में। तो उसकी बात कोई करता नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कि पैसे से किसी भी फिल्म की सक्सेस को या फेलियर को आंका जाए। ज़रूरी बात यह है कि इस फिल्म ने इतनी बड़ी यात्रा की, इतने लोगों के घर में पहुंची, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने सराहा, और फिल्म के साथ ऐसे ही फिल्म का मापदंड यही होना चाहिए कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूं तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है कि बातें हो रही हों, या लोग मुझे उसके कारण मिल रहे हैं, साइलेंस के लिए मिल रहे हैं, या भोसले जब सोनी लिख गए उसके लिए मिल करके बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हम बॉक्स ऑफिस से जब मापदंड बिठाना शुरू करते हैं तो हम फिल्म की कमियों को छुपाना भी शुरू करते हैं। तो फिल्म पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा से मेरा मानना रहा है। सर इस साल आपकी 2 फिल्में गुलमोहर और सिर्फ एक बंदा काफ़ी रिलीज हुई, और दोनों फिल्मों को हाल ही में फी में भी स्क्रीन किया गया। तो सर आप वहाँ पे गए थे, कैसा एक्सपीरियंस सर आपका? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। दोनों को पैनोरामा में जगह मिली, दोनों के जो ऑडियंस, हम जब गए तो जिस उत्साह के साथ लोग देखने आए थे और जिस उत्साह से लोग सवाल पूछ रहे थे, वो मतलब देखने के लायक था। और मेरे दोनों निर्देशक जो हैं, पहली बार डेब्यू किया है उन्होंने, और पहली फिल्म है दोनों की, और दोनों का उत्साह देख करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि 2 यंग लोग, इतने क्रिएटिव लोग जो है वो पहली बार इस तरह का माहौल का मज़ा ले रहे हैं। ये हमने 2 दिन जो है मैंने अपने निर्देशकों के साथ बिताया और सारे दर्शकों के साथ बिताया, बहुत ही अच्छा। सर आपकी जो फिल्म है जोरम, एक सिस्टम के से त्रस्त आदमी की कहानी को दिखाती है, तो सर क्या कभी कोई रियल लाइफ का भी कोई आपको वाकया याद आता है, आपने किसी को देखा हो या कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो? देखिए, आप भी इसी समाज में जी सर, और इसी दुनिया के, हम सब यहाँ जो हैं बैठे हुए इसी समाज, इसी दुनिया के। हर दूसरा आदमी सिस्टम से हारा हुआ आदमी है। सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो ऑटो मोड पे चलता है, चाहे किसी की भी सरकार, वो ऑटो मोड पे चलता है। उससे खास करके वो लोग सबसे ज़्यादा उससे उसका शिकार होते हैं जिनकी ज़ुबान नहीं होती है, जो निरीह होता है, जो बेबस होता है, जो बेचारा होता है, लाचार होता है। तो ऐसी बेबस लाचार आदमी की कहानी है, और उसके अराउंड जो सिस्टम है उसकी कहानी है। और एक बच्ची जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसने अभी बोलना नहीं सीखा है, और एक आदमी जो उसका बाप जो बोलने से कतराता है, दोनों के बीच के रिश्ते की कहानी है। सर आप आज दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपने काफ़ी लंबा समय बिताया है, तो सर जब दिल्ली आप आते हैं तो आपको पुराने दिनों की क्या चीज़ें याद आती हैं? अभी यहीं से कुछ दूर पे मंडी हाउस है जी सर, जहाँ पे मेरे इतने साल गुजरे हैं। मुझे वो जगह जो है दिमाग में ऐसा छपा हुआ है कि मुझे उसके लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस बिताए हुए क्षण याद आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी याद आता है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है,
ये दिल्ली ने मुझे सही मायने में कहें तो न सिर्फ मेरे पूरे दुनिया को देखने का नज़रिया बदला, एक्टिंग को देखने का नज़रिया बदला। इसने मेरे आदमी इंसान के विकास को और अभिनेता के विकास को आगे बढ़ाने में और उसको आगे धकेलने में दिल्ली शहर का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो कुछ भी मैं हूँ ये इसलिए हूँ क्योंकि दिल्ली में मुझे टीचर्स बड़े अच्छे मिले और दिल्ली में मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिले और दिल्ली में जो साथी बनाए मैंने वो आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। सर ये आपकी जो फिल्म है एक बाप बेटी की कहानी है, तो सर क्या आपकी बेटियां भी आपकी फिल्में आजकल देखने लगी है और आपको कोई फीडबैक मिलता है क्या बेटी से? उसने फैमिली मैन देखी थी, गुलमोहर देखी है उसने, और सिर्फ एक बंदा काफ़ी उसको दिखानी है मुझे, क्योंकि उस तरह की फिल्म बच्चियों को दिखाना बच्चियों को और बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, खास करके यंग लड़कियों के लिए खास करके, कि उसको पता होना चाहिए कि किस किस तरह का खतरा है उसको, और लड़कों को इसलिए दिखानी चाहिए कि इस तरह के खतरों को दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप भी एक अच्छे नागरिक बने। तो एक तरह वो उनका एजुकेशन जो है हो जाता है इस तरह की फिल्मों को देख कर। बाकी तो पेरेंट्स और टीचर्स की निगरानी और उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन अच्छी फिल्में हैं, अच्छी बातें करती हैं और मैं उसको बहुत जल्द दिखाऊंगा। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और जोरम भी है, दोनों। सर तो क्या आपकी फिल्में देख के, इतनी शानदार एक्टिंग देख के सर क्या बेटियां भी पापा के नक्शे कदम पर चल? अभी देखिए वो छोटी है, 12 साल की है, अभी हम लोग कोई निर्णय उसके लिए नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि वो बड़ी हो, थोड़ी समझदार हो और अपने लिए वो सारे निर्णय खुद करे। हमारी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना और एक अच्छे माहौल में वो पले बढ़े, उसको अच्छी जगह एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, परवरिश मिले, यही चाहते हैं माँ बाप, और क्या चाहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद देवाशीष सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।